डॉक्टर साहब ये जो आंखों का ये स्पेशली मैं लोगों को देख वो उससे मैं देखती हूँ कि उससे थोड़ी सी आंख भी हल्की सी खुली खुली लगती है। बिल्कुल, एस्थेटिक सर्जरीज में ये चीजें आती हैं जिसमें नाक आता है आपका, इसमें आईज आती हैं, आईलिड्स आते हैं, फिर ये वाले आपके ये वाली जगह लोअर आईज आती हैं। यही होते हैं कि जिसके अंदर लोग जाते हैं फिर ब्लेफरोप्लास्टीज की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि लोग यही कह रहे होते हैं कि हम आंख बंद करें लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा अपना, ठीक है। और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि प्रॉब्लम अगर इनकी यहाँ है तो वो लोग कुछ बोटॉक्स से ऊपर करवा के थ्रेड लगा के कोशिश करते हैं कि खत्म हो, लेकिन ये नहीं हो रहा होता। वी आईब्रो करवा लेते हैं, इतना ऊंचा कर देते हैं कि लोगों के आईब्रोज यूं वी हो जाते हैं। प्रॉब्लम हाँ, कुछ अर्से पहले मैं देख रही हूँ कि एक फ्रेंड है, उसकी आईब्रोज अच्छे खासे स्ट्रेट एंड राउंड है, एंड देन कुछ अरसे बाद अब उसकी आईब्रो यूं वी हो चुकी है, वो इसलिए कि बोटॉक्स लगा के पूरा ऊंचा। आई डोंट नो आप इस चीज पे एग्री करेंगे नहीं, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ CO2 लेजर फॉर द अंडर आईज। मुझे लगता है इट्स अ वेरी ब्रिलियंट। हम एग्री इसलिए नहीं करेंगे मुझे क्योंकि CO2 लेजर जो है इज मोर डिजास्ट्रस देन अदर लेजर। CO2 की जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है, वी नेवर डू दैट। एग्जैक्टली, मतलब मैं नहीं करूंगी। आई नो दैट CO2 हार्श है, लेकिन वेस्ट में मैंने देखा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज CO2 लेजर फॉर अंडर आई बैग्स करते हैं, और लेकिन इसका डाउन टाइम बहुत ज्यादा है, 12 से 15 दिन है, 12 से 15 दिन, लेकिन उसके रिजल्ट्स मैंने देखे so many good solutions, good solutions ना, proper अच्छी चीजें German आ गई हैं। French solutions हैं, they are so good। आप injectable करें and they are giving amazing Regenerative results। medicine इसीलिए तो आई है सारी। अब देखिए we are done with fillers and botox, they are old stories now। we have biologics collagen stimulators, injectable है, that gives you flawless care, और उसके कोई side effects भी नहीं है, उसके ऐसा भी नहीं है, नेचुरली आपकी कोलेजन को प्रमोट करेंगे। यू डोंट हैव टू गो फॉर सच स्ट्रॉन्ग। ये ट्रीटमेंट्स इतने मजे की मैं सुन रही हूँ, ये हैं, इतनी क्या प्राइस है अगर लोग कराने चाहें तो? दे आर लिटिल एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका फायदा बहुत है। बट उसके रिजल्ट्स आपको हर महीने नहीं कराना। जैसे आप CO2 लेजर तो हर महीने, और 2 वीक्स का डाउन टाइम। मतलब CO2 लेजर हर महीने कराना है, 12 दिन उसका डाउन टाइम। CO2 लेजर हर महीने नहीं कराते, CO2 इज ऑलवेज रिकमेंडेड वंस इन अ ईयर एज फार एज आई नो, बिकॉज जब मैंने CO2 लेजर सीखा था, CO2 लेजर ये अर्बियम या फ्रैक्शनल लेजर्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज रिकमेंडेड वंस इन अ ईयर, बिकॉज प्रॉपर रीसर्फेसिंग हो रही होती है स्किन की। क्योंकि मैंने आई हैव पर्सनली, जब मैं सीख रही थी तो हमने क्लाइंट्स और हमने पेशेंट्स किए हैं, सो वाकई में काफी, एक तो काफी तकलीफ दे प्रोसीजर है, नमिंग के बावजूद इट्स वेरी पेन, रिकमेंड नहीं करते, recommendation they burn their skin but the results oh my god आज इतने जरा है बड़े में मुझे डांट रहे हैं क्यों सब एक साथ बोल रहे हैं। इसको कंक्लूड कर देते हैं, CO2 अंडर आई कराना है नहीं कराना है। वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, आपका डाउन टाइम 10 to 12 डेज है, जिनको कोई काम नहीं घर में रह सकते हैं, जिनको कोई काम नहीं है, जो ये वाली लाइट्स भी बंद करके, रूम लाइट भी बंद करके रह सकते हैं, उनका बाहर सन एक्सपोजर नहीं है, चूल्हे के आगे एक्सपोजर नहीं है, 12 दिन बच्चे को स्कूल छोड़ना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, 12 दिन जो है खाना नहीं पकाना, उनके लिए बेस्ट होता है, बट along with other procedures, not alone। CO2 procedures alone work नहीं करता, दूसरे ट्रीटमेंट्स उसके साथ आपको करने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी हॉलोनस कितनी है और आपके जो है रिंकल्स कितने हैं, वो आपका एनी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन और जो है PRP की बात यहाँ पे की ही नहीं अंडर आई के। PRP इज द फर्स्ट थिंग जो हम बोल रहे होते हैं, इट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव। स्टार्ट तो वहां से करें ना, PRP अंडर आई के लिए, अंडर आई के लिए इज वेरी इफेक्टिव फॉर डार्क सर्कल्स। हाँ, सेकंड ड्रॉबैक क्या होता है CO2 का? सेकंड ड्रॉबैक ये होता है कि देखें आपके जो भी लेजर है ना, उसमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके स्टार्ट होते हैं पैड ऑफ फैट, वो फैट आपको, आपकी नेसेसिटी है, आपकी एजिंग जैसे जैसे हो रही है वो खत्म हो रही है। अब जब हम CO2 की तरफ जाते हैं तो जो भी लाइट होती है ना, वो आपके पैड ऑफ फैट को जरूर अफेक्ट करती है, वो आपको खत्म कर देती है। और वो जो आपके कल्ले हैं, यस, वो पैड ऑफ फैट आपको चाहिए होता है। तो आइडियली जैसे खुरत ने कहा, सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन PRP होता है, देन गो फॉर द अदर थिंग्स। आजकल तो मॉर्फिस भी आ गया है, ये मुझे बताइए। माइक्रो नीडलिंग मशीन है, जस्ट माइक्रो नीडलिंग, और ये That's it. अगर तो हम डॉक्टर्स को सिखाते हैं कि भाई बहुत फजूल पैसा है तो ले लो एक मॉर्फिस, लेकिन इट इज नॉट समथिंग जो कि आपको पता नहीं क्या करी हर सूरत। माइक्रो नीडलिंग जो आप डर्मा पेन से भी करें तो उसके अंदर RF प्लास्टिक सर्जन्स हैं, they say कि don't go for the
रेडियो फ्रीक्वेंसी डोंट गो फॉर, वो स्कारिंग करता है अंदर डीपर लेयर में, जब क्योंकि लोग सर्जरीज की तरफ जाते हैं तो कहते हैं डीप स्कारिंग होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी। हमारी एशियन स्किन सबसे ज्यादा प्रोन है हाइपर पिगमेंटेशन, बिल्कुल गोरे नहीं हमारी है, तो हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आएगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए फिर अगर हमारी पिगमेंटेशन है बंदों में भी? प्रिकॉशंस ट्राइजोनेस आपकी स्किन केयर में ट्राइजोनेस होनी चाहिए, ट्राइजोनेस एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि आपकी मेलानिन प्रोडक्शन को थोड़ा कम कंट्रोल करें। अच्छा स्किन केयर रखें, आपके पास यूज करें 6 वीक में एक अच्छा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई अच्छा फेशियल ले लें, कोई 6 वीक्स में once in 6 weeks or once in 2 months, ये भी कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो सबसे सेफ है और जो सबको आप रिकमेंड करेंगे? माइक्रोनीडलिंग वुड बी, अब मेरे नजर में अगर देखिए अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है तो गो फॉर, मैं तो नॉर्मल फेशियल्स की तरफ आती है, आई विल कम टू यू। सुपरफिशियल पील्स कर सकते हैं, देखिए सुपरफिशियल पील्स है आजकल, अगर बहुत अच्छा रेड कार्पेट फेशियल लेना है तो हाइड्रोल जर्मन का है, रेड कार्पेट ब्लैक डॉल फेशियल जिसको हम कहते हैं, ब्लैक डॉल कार्बन पील फेशियल ले लें। और एक आया हाइड्रोल फेशियल, दैट इज अ प्रॉपर जर्मन किट, वो सिंडाइव्स की प्रॉपर जर्मन किट है, इट हैज बायोस्टिमुलेटर्स, पील है, पूरा ऑक्सीजन फेशियल ले लें, फेस एंड नेक पे पील लगाएं, उसके बाद आपकी माइक्रोनीडलिंग होगी। डाउन टाइम क्या है इसका फिर? सेम डे, नो वो जस्ट डे। वैसे मैं 3 days के लिए जैसे उसके लिए कहती हूँ कि यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी रेटिनॉल, नथिंग, जस्ट so your skin don't use any harsh face wash, और इससे स्किन इवन टोन हो जाती है, इवन टोन, इट गिव्स यू वेरी गुड ग्लो, रिजेनरेशन, लगता है कि हाँ। वैसे तो मुझे मेकअप की बिल्कुल जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ जाता है, पर आई वुड रियली वांट कि रेड कार्पेट जो है ना, ये क्या है? बिल्कुल, ये बेसिकली ब्राइटनिंग फेशियल्स में आते हैं, ब्राइटनिंग फेशियल्स में काफी कॉकटेल्स भी हम इसमें बनाते हैं, तो इसीलिए हम इसको रेड कार्पेट कहते हैं कि ये रेड कार्पेट फेशियल। हजरात, मैं अपने दिमाग में रेड कार्पेट पे चल भी रही हूँ और रेड कार्पेट पे चलते हुए आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स ब्रेक। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज की हम बात करें शादी सीजन के हवाले से, और हम सजेशंस और पूछ भी देते हैं कि आजकल कौन कौन से प्रोसीजर्स आ गए हैं। तो सिर्फ अब जनाब फेशियल वाले प्रोसीजर्स नहीं है, लोग एक्चुअली अपनी जो चेहरा है उसको भी अपने फीचर्स चेंज करने के हवाले से भी, जैसे लोग नाक की जो है वो मैंने खुद देखा हुआ, मेरे पुराने चैनल में थी, उसने अपनी नाक की वो कराई सर्जरी, उससे बहुत प्यारी उसकी नाक भी हुई। तो लेकिन उसकी पहले भी बहुत प्यारी थी, वो इतनी खूबसूरत थी, लेकिन क्योंकि शायद मे भी हमारे आसपास के लोग हमारे दिमाग में डालते थे कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इतनी खूबसूरत लड़की उसने फिर भी अपनी नाक की करा के, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। सो ये अब मैं चाहती हूँ कि अब आप टिप्स दें, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने लगना कैसे है, आई बिलीव हाउ यू शुड फील एज वेल। सो ये बहुत ज़रूरी है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू डॉक्टर कुरत। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जब आप ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तब भी और उसके बाद भी, यानी कि शादी के बाद भी आप जो हैं इसको बस मेंटेन रखें। आप वो इसको मैं सबसे बड़ी आसान अल्फाज में ये कहूँगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद होना चाहिए। आप ये नहीं है कि एक शख्स आपको कोई भी कुछ कह रहा है और आप डायरेक्टली बस आप यही चीज़ कहते हैं ना, जहन में थोड़ा सवार कर लो कि नहीं, पता नहीं मेरे अंदर ही कोई ऐसी कोई बात है या कोई चीज़ है। ये चीज़ आप थोड़ी सी अवॉइड करें, खुश रहें। मैं तो यही कहती हूँ खुश रहें और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ जैसा मैं हूँ वहाँ पे मतलब मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बेहतर हूँ। हाँ ये, और बहुत से लोगों को मैं आपको पता है, मैंने ख़वातीन को देखा उनके हस्बैंड उनको फेशियल वगैरह की इजाज़त भी नहीं देते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर वो पहले कराती आ रही हैं तो शादी के बाद उनको उनके मियाँ मना कर देते कि तुम ऐसी ना, तुमने लेज़र ट्रीटमेंट, कोई ऐसी मशीनी ट्रीटमेंट नहीं लेना जिसमें लेज़र भी आ जाता है। तो वहाँ पे लड़कियाँ वैसे क्या करें? फंस गए, कितनी मुश्किल बात है। क्या कर सकते हैं कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स लें आपकी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग और आप घर में यूज़ करें, क्योंकि देखें आजकल गंदगी, डर्ट, पोल्यूशन, लाइट्स हैं, तो आपकी स्किन कॉम्प्रोमाइज़ होती है और एक सर्टेन एज के बाद आपको अपनी स्किन केयर ज़रूरी होती है। जवानी में तो आप कुछ भी ना करें, अच्छा लगता है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपना दिल भी खुश रखने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स ले लें। आप अपनी क्लेंजिंग करें 15-20 दिन में, वो कर लें, स्क्रबिंग कर लें, लेज़र ट्रीटमेंट्स की तरफ ना जाएं, खुद ही अपने आप का ख्याल रखें। आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स भी करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए ज़रूरी नहीं है आपको ट्रीटमेंट्स की तरफ ही जाना, आपकी जो स्किन है आप उसको पिगमेंट फ्री रखें, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, खुश रहें। पिगमेंट इंटरनली जेनेटिकली ना पिगमेंट, तो फिर हम कैसे बच सकते हैं? देखिए फिर आप अपना इंटरनल अच्छा रखें, अच्छे जूसेस पिएं, अच्छी हेल्दी डाइट रखें। सेकेंडली अपना आयरन डेफिशिएंसी को कम करें। किस वजह से पिगमेंट हो रहा है? आफ्टर प्रेगनेंसी तो आयरन डेफिशिएंसी है, स्ट्रेस, पानी बहुत पिए, पानी पिए,
स्ट्रेस हाइड्रेट रखें. हमारे यहाँ पे कंपटीशन, जैसे अभी शादी है ना, तो अब ये शादी पे लोगों को ये भी जो कंपटीशन है कि फलानी की शादी पे उसने लहंगा कहाँ से पहना था, उसका फोटोशूट कहाँ से था, उसका मेकअप कहाँ से था. भाई लाखों के लोग मेकअप कराते हैं और उसके बाद वो 3-4 घंटे के बाद वो मेकअप धुल भी जाता है और वो नालियों में बह रहा होता है आपका मेकअप, लाखों का कराया होता है. तो इससे अच्छा कि आप ना अपनी स्किन पे इतना अच्छा इन्वेस्ट कर लें, इतना अच्छा आप क्योंकि इसने रहना आपके साथ, उस मेकअप ने नहीं रहना आपके साथ. आपने देखिए ना शादी के नेक्स्ट डे यू शुड बी हैविंग इवन टोन स्किन. आप नेचुरली जब उठें तो आपकी स्किन इतनी अच्छी हो, कि मेकअप उतारे तो लोग हैं यार प्यारे, कितनी प्यारी है. जरूरी नहीं कि आप गोरे रंग, गोरा रंग जरूरी नहीं है, कोई भी कलर हो, स्किन जरूरी है, कोई भी कलर हो, बट इवन टोन स्किन हो, फ्रेश ग्लोइंग स्किन हो, क्योंकि आप जवान बच्ची हो, खूबसूरत स्किन हो. वाटर इनटेक अच्छा रखो, जूसेस पियो, अपने आप को हेल्दी रखो और दिल अच्छा रखो, अपने आप को खुश रखो. दैट रिफ्लेक्ट्स आपके चेहरे पे लिटरली आ जाते हैं. अच्छा, एज ए डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन आई ट्रूली बिलीव इनसाइड आउट. ठीक है, अगर आप अंदर से सही हैं, मैं बिल्कुल डॉक्टर ज़ारा की बात से एग्री करती हूँ. कुछ भी हो, अगर शौहर मना भी कर रहा है ना, फिर भी आप अपने आप को सही रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए. क्यों? एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली का इवेंट है. ठीक है, आपकी बेटी बेटा जिसकी भी शादी है, स्टे हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. जब आप अंदर से सही रहेंगे वो आपके रिफ्लेक्ट करेगा. और अगर आपको लगता है कि आपकी टांगें काम नहीं कर रही, आपको जो है अंदर से कुछ चीज़ों की कमी है, गो टू द डॉक्टर. हस्बैंड को बताना है, बताइए. नहीं एग्री कर रहे, नहीं करें, आप इंटरनली अपनी सेहत देखिए. इफ़ यू नीड अ ड्रिप, इफ़ यू नीड अ कोलेजन शॉट, इफ़ यू नीड एनीथिंग, कोलेजन पीने के लिए मैं मना करती हूँ, खाने के लिए मैं मना करती हूँ, जस्ट टेक द आईवी शॉट. उससे ये होता है कि चाहे आप माँ हैं, चाहे आप वालिद हैं, आप अपने टांगों पे खड़े रहते हैं, आप रिस्पेक्टफुली दूसरों से मिलते हैं, एंड दैट गिव्स यू अ वेरी गुड इनर वाइब्स. अगर आप अंदर से अच्छा फील करते हैं ना, वो खुशी आपको उस इवेंट पे खुद ब खुद आ रही होती है. क्योंकि अक्सर होता है कि हम इतने परेशान भी होते हैं ना, ब्रेन फॉगिंग हो रही होती है कि हमारे चेहरे पे एक्नी इसलिए आ जाती है परेशानी में. वैसे जिंदगी भर आपकी एक्नी नहीं होगी, नहीं, शादी से पहले एक्नी आ जाएगी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स आपका जो थॉट प्रोसेस है. तो ये चीजें 6 वीक्स पहले कर लीजिए. अपना इनर स्ट्रांग रखिए. जब आपका इनर स्ट्रांग होगा, आपको खुद देखिए, जब हमारा इनर स्ट्रांग होता है ना, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ टोटली डिफरेंट हो जाती है. हम स्ट्रेस आ भी रहा होता है ना, हम उसको लेट इट गो करते हैं, अरे इट्स ओके, तो हो जाएगा. मेंटल स्ट्रेंथ तो बहुत जरूरी है. तो मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी बिग नेसेसिटी. मैं हर किसी से कहती हूँ, डोंट इन्वेस्ट ऑन बोटॉक्स, डोंट इन्वेस्ट ऑन ऑल दीज थिंग. आप अंदर से अपने आप को सही कीजिए. आप अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर एनी ट्रीटमेंट, लेकिन एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर योर इवेंट, फैमिली इवेंट, आपने अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है. फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो सारी चीजें आपको जो है वो सही लगेंगी. नई लाइफ आपने शुरू करनी है, इसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत exactly. जरूरी है. जी बताइए. आई ऑल्सो थिंक आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ना सारा फोकस हो जाता है इवेंट्स पे, शादी, मेहंदी, and it's all in the wedding, not in marriage. Yeah, but I think it's so much bigger than that. It's about managing families, it's about bringing families together, it's about starting a new life. आप एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज होने वाली है. तो आई थिंक फोकस शुड बी बिगर एंड फोकस शुड बी फ्रॉम द इनसाइड, लाइक एवरीबडी इज सेइंग. क्योंकि अगर आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए चलते हैं ना, क्योंकि लिटरली अब अगर मैं अपनी शादी का सोचूं तो सब कुछ परफेक्ट था, क्लोथ्स, मेकअप, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट. बट इफ समबडी आस्क्ड मी टुडे कि 27 years ago when you were sitting on that stage, did you have a good time? And I think to myself, no, I was too stressed. You know, तो आई थिंक कि अब अगर मैं जितनी नई बच्चियाँ जो बच्चियों की शादियाँ हो रही, मैं सबको यही कहती हूँ, यू हैव टू एंजॉय योर शादी. ये ना वो जो हजारों लोग हैं ना, इनके लिए नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के लिए पहले है. सो यू हैव टू एंजॉय योर शादी, लीव एवरीथिंग. एक दफा शादी का दिन आ गया ना, डोंट फ्रेट. क्या कपड़े, क्या मेकअप, सब वर्कआउट हो जाएगा. जस्ट बी रिलैक्स्ड, be happy from the inside and enjoy your days. इतना पैसा अपनी शादी पे खर्चा, बंदा एंजॉय तो एंजॉय नहीं करते. ये आप सोच रहे हो उसने खाया, उसने पिया. अच्छा, खुद खाना खाते ही नहीं है. जैसे अपनी शादी में हमने खाना नहीं खाया तो रात के 2-3 बजे याद आते हो, भूख लग रही है. लेकिन अब मुझे यंग जनरेशन में लगता है कि ये चीजें चेंज हो रही हैं. दे वांट टू केयर अबाउट देयर पेरेंट ऑल्सो. मेरे पास एटलीस्ट कम अज कम ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं हमारे पेरेंट्स को पहले से ही कीजिए, ये अपनी टांगों पे अच्छी तरह मीट एंड ग्रीट कर रहे हों और हम इनको देखकर खुश हो रहे हो. आई फील सो हैप्पी अबाउट देम, because now they know that it's not just about them, it's about the families coming together. It's about two families who are going to now be interlinked with each other.
سو اپنے پریپریشنس کو ہے نا کچھ عرصے پہلے کرنا شروع کر دے تاکہ اینڈ میں سارا اسٹریس نہ آئے. ویدر دیٹ بی یور اسکن, ویدر دیٹ بی یور کلوتھ, اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ اے لٹل ارلیئر. اور وہ کہتے ہیں ایک ہوپ کہ آپ کو پتا ہے کہ جی اب ایک پہلے میں راستہ اکیلے کاٹ رہا تھا, میرے ساتھ ایک اور بھی آ جائے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو لائک میک اٹ لائک اینی. بہت اچھا. فور می اٹس آلویز 80-20. 80-20 آپ کا انر ہے, 20% جو کہ آپ کی انوائرمنٹ اور باہر سے ہوتا ہے. آپ جب ایک انسان کے ساتھ جڑنے جا رہے ہوتے ہو, سو دس از واٹ آئی, جب ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ کاؤنسلنگ میں بہت ساری لڑکیوں کی کر رہی ہوتی ہوں اور میں بہت ساری ماؤں کی بھی کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دس از انیویٹیبل, رائٹ. ایجنگ از انیویٹیبل اینڈ دا سائنس اور جو بھی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو قدرتی ہے اور یہ آئے گا, رائٹ. مطلب ڈیتھ بیکمز ہر ٹوٹی پوٹی پر چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں بگر پکچر میں, جو جیسے لبنہ نے بات کی, بگر پکچر میں آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ جس انسان کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں وہ انسان اور اس کا دل اور آپ کا دل, دیز آر دا ٹو تھنگس دیٹ شوڈ کنیکٹ, رائٹ. اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ میرے لیے سیکنڈری لیول پر آ جاتی ہیں, کپڑے, جوتے, آگے پیچھے یہ چیزیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کے بچے بچیاں اس چیز کو انجوائے زیادہ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں مہندی کا ان کا سنگیت کے جو سیزن جو ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ تھرلی انجوائے کرتے ہیں. پلس میں نے ایسی بھی بچیوں کو دیکھا ہے جب شادی کے لیے آ رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کے اوپر برڈن نہ پڑے اس چیز میں. اب انہوں نے شلیمہ کر کے جو ایک ایونٹ بنا لیا ہے, بہت وائز ہے کہ ایک ایونٹ ہوگا, نکاح صبح ہو جائے گا فیملی میں, اور اب وہ مہندی بھی وہی ہے, ولیمہ ریسیپشن بھی وہی ہے, بارات اور رخصتی بھی وہی ہے. ویسے یہ گوروں کا سسٹم ہے, بہت دین میں بھی ہے, یہ دین میں بھی ہے, کیونکہ دین میں بھی یہی نا. بیکاز اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جس کانٹیننٹ میں ہم فال آؤٹ کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو دکھاوا ضروری ہو جاتا ہے, اور اس دکھاوے کے پیچھے ہم بھاگ گئے اور پورا کا پورا برڈن آتا ہے لڑکی پہ اور پیرنٹس پہ, ماں باپ پر آ جاتا ہے. اب ایک باپ ہے, ایک ماں ہے جنہوں نے ساری زندگی پیسے جوڑ کے ایک بچے کی کر کے شادی کر رہے ہیں, تو اس میں میں یہ فیل کرتی ہوں کہ بیٹیوں کو بھی نا اپنا دامن تھوڑا سمیٹ لینا چاہیے. بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جن چیزوں پہ بائی اینڈ لارج اسپینڈ کرنے کی, میری اس دوست کی یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو فوکس اس پہ کرنا چاہیے جس انسان سے شادی کر رہے ہیں نا, اس کے ساتھ آپ کی بانڈنگ کیسی ہے اور وہ انسان آپ کی فیملی کے ساتھ کتنا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بائی اینڈ لارج یہ ایک چیز نہیں سمجھائی جا رہی ہوتی کہ یہ ایک لڑکی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کسی اور کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے اس فیملی کے لیے کہ کسی اور کا پھول جو ہے آپ اپنے باغ میں لگانے جا رہے ہیں. کیا آپ کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ اس پھول کو درخت یا اس پودے کو درخت بنا سکیں؟ پلیز اپنے لڑکوں کو ریڈی کریں. ایگزیکٹلی, ہم لڑکیوں کو ہم بیٹیوں پہ فوکس کرتے ہیں. بیٹا ٹرک اوپر سے گزر جائے چپ رہنا. ایگزیکٹلی. بات کی ہے نا اس وقت کہ اس بندے کے بارے میں سوچیں جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں, تو وہاں آپ کا سوال کا جواب آ جاتا ہے کہ اگر شوہر نہیں اجازت دے رہا وہ ساری چیزیں کروانے کے لیے, تو آپ نے اگر شادی سے پہلے ہی اس بندے کے بارے میں سوچا ہوگا نا کہ یہ وٹ کائنڈ آف اے مین از ہی, کیا یہ مجھے سپورٹ کرے گا, یہ مجھے دبوچ کے گھر کے اندر بند کر کے دروازے بند کر دے گا. کپڑے جوتے بعد میں آتے ہیں, پہلے اس انسان کا دل آتا ہے, اور یہ آپ کا شادی سے بہت پہلے آتا ہے. سارے ریڈ فلیگس, میں نے ریڈ فلیگس پہ اتنے شوز کیے ہیں, پلیز ریڈ فلیگس کو آپ لوگ بھی ذرا پہچاننا سیکھیں کہ ریڈ فلیگس کون کون سے ہیں. کہیں کبھی اصل میں فلموں نے ہمارے بڑے دماغ خراب کیا نا. اگر لڑکا بہت پوزیسو آپ کے بارے نہیں میں نہیں چاہتا, تو یہ بہت اچھی چیز, ہمیں لگ رہا تھا او مائی گاڈ کتنی محبت کرتا ہے, وہ ریڈ فلیگ ہے آپ کے لیے. تو آپ نے ذرا دیکھو, آپ بخار سے مر رہے ہوں گے, وہ کہیں گے نہیں جی میں نے تو میل ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا, تم ایسا کرو تم گھر میں فوت ہو جاؤ, ڈاکٹر جب تک فیمیل نہیں آئے گی. پلیز ایسے نہیں. لڑکوں کی پرورش, اس دن میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی, میں نے جب ہماری ماشاءاللہ بیٹیوں کے لیے کر کے, تو میں نے کہا میرا جب داماد آئے گا نا آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے ون آن ون ود ہم. تو کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ بیٹوں کی پرورش پہ, کیونکہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا, بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کی ماں کیا کر رہی ہوتی ہے, صرف اپنی بیٹی کو
दिमाग में भरे जा रही है, जनरेशनल ट्रॉमास जो हैं वो जनरेशनल फीडबैक मिल रहा है। लड़कों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं, घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे वो। एंड देयर इज नो क्लोजर। एग्जैक्टली, उसे नजर नहीं आ रहा कि कहीं पे ये क्लोज होने वाली है चीज। एग्जैक्टली, लड़कों की माएं जब आके बैठती हैं, जब आप शादियों में भी आप देखें ना, सास का एजेंडा ही कुछ डिफरेंट चलता है। लड़के की माँ का ना, उनका तो एजेंडा ही समथिंग दैट आई एम सिटिंग है, सारे मेरी नजर पे। बहन क्यों, राइट? अगर कोई लड़की की, शायद आई डोंट नो, लड़की की माँ अगर आपसे पूछ ले कि आपका लड़का इतना खूबसूरत है या इतना वेल मैनर्ड है कि मैंने जिसको सांच के मैंने और मेरे शौहर ने इतना बड़ा कर दिया है, आज हम आपको देने जा रहे हैं, राइट? बेटा इस काबिल भी है कि काबिल है कि नहीं? किसी एक स्कॉलर की बड़ी अच्छी बात थी कि बीवियां जो है ना पहले पाली जाती हैं और फिर उनको सर का ताज बनाया जाता है। हमारे यहाँ इसका ऑपोजिट होता है। हमारे यहाँ दामाद जो है ना वो पाले जाते हैं और उनको सर के ताज बनाए। लेकिन अब चेंज आ रहा है, बिकॉज अब मेरी बेटियां मुझे ये कहती हैं कि यू नो, अगर मैं अपने बेटे को कहूँ कि अच्छा शुड आई ब्रिंग फूड टू यू, तो कहती है नो मामा ये नहीं कीजिएगा। आप क्या, आप उसको सही करें वरना ये अपनी बीवी के लिए बहुत बड़ा पेन बन जाएगा। तो अब थिंग्स आर चेंजिंग। आई थिंक मेन हैव चेंज्ड, बॉयज हैव चेंज्ड, गर्ल्स हैव चेंज्ड। मैं अपने बचपन क्या होता हूँ, अम्मी कोई भी चीज रखती थी तो कहती होती थी, मैं कहती तुम अगले घर में ना मुझे जाके जलील ना करवा देना, ये देखो तुम्हारा बेड नहीं बना हुआ। तो अब वो कहती है मेरे भाइयों को तो अम्मी ने कभी नहीं कहा था बेटा मुझे अगले, पर मैं जो मेरा माशाल्लाह मेरा बेटा है वो 3 साल का, तो मैं उसको कह रही होती हूँ भाई तुमने मुझे अगले की बेटी के सामने जलील नहीं कराना। मैं तो चली जाऊंगी, मर खप जाऊंगी, लेकिन जो मेरी बहू होगी ना वो कहेगी यार मेरी सास बड़ी अच्छी थी, उससे कितना अच्छा जेंटलमैन पैदा किया। तो प्लीज अपनी बेटियों से ज्यादा, बेटियों को तो तैयार कर रहे होते हैं, अपने बेटों को भी जो है ना उनको एजुकेट करें कि जब किसी की बेटी को आप घर लेकर आते हैं तो फिर उसको फिर घर में बेटी का एनवायरनमेंट भी कैसे देना। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आपका बहुत शुक्रिया। आज काफी कुछ डिस्कशन में ठीक है। आप लोगों से जनाब मैं लेती हूँ इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।